हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स का चैप्टर नंबर 2। बीए सेकेंड ईयर की है एसओएल की ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा वैश्वीकरण एवं इसके श्रमिकों, किसानों, दलितों, आदिवासियों एवं महिला पर प्रभाव। यानी कि वैश्वीकरण पढ़ेंगे इसके अंदर, और साथ साथ में इन सब के ऊपर यानी कि दलित, आदिवासी, महिला, इन सब के ऊपर हम वैश्वीकरण का प्रभाव जानेंगे कि क्या क्या प्रभाव इसमें रहा। सबसे पहले हम वैश्वीकरण का बोध करते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण की समझ। ठीक है, कि वो चीज़ है क्या, वैश्वीकरण वर्ड क्या है। अगर आपको इसको ही समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। कम से कम मान के चलिए कि 80% चैप्टर इसके अंदर कवर होता है सिर्फ इस एक वर्ड के अंदर। ठीक है, वैश्वीकरण का मुख्य बल जो है आर्थिक पहलुओं पर है। यानी कि वैश्वीकरण क्या है, ये सीधा सीधा आर्थिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, पैसों से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। ठीक है, वैश्वीकरण की व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे जो है मुख्य रूप से देखिए, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल थोड़ी बेसिक चीज़ जान लेते हैं इसकी। यानी कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसके दोनों ही प्रभाव हैं, दोनों ही इसके पक्ष हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जो है तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बताया आपको, सीधा सीधा पैसों से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था एक ही चीज़ है, वही इस चीज़ को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन को जो है चहुमुखी प्रभावित किया। चहुमुखी यानी चारों तरफ को प्रभावित किया। इसने ऐसा प्रभाव डाला कि लोगों का जीवन ही बदल गया एक तरीके से। जब वैश्वीकरण को आर्थिक विश्लेषण के बढ़ते हुए वैश्विक महत्व विश्व स्तर पर बढ़ते हुए आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में परिभाषित किया जाता था, तो बाद में इसमें और भी कई पहलू और शामिल हो गए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल हम व्यापार जो करते हैं उसका विस्तार, उसका फैलाव हुआ। दूरसंचार का फैलाव हुआ। साथ साथ ही ये चीज़ें मतलब इसमें जुड़ती चली गई बाद में धीरे धीरे, जैसे जैसे वैश्वीकरण पॉपुलर होता चले गया। साथ साथ ही वित्तीय सहयोग, बहुराष्ट्रीय निगम, तकनीकी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, वैज्ञानिक सहयोग, ये सब इसके अंदर जोड़ा गया है। सांस्कृतिक सहयोग तथा साथ साथ ही इसके अमीर और गरीब देशों के संबंध भी इसके बीच में जोड़े जा सकते हैं। वैश्वीकरण की वजह से जो है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का व्यापार विस्तार हुआ। यानी कि इससे जो है हम देखा जाए तो इससे कंप्यूटर और सूचना तकनीक, हम सीधा सीधा तकनीक भी कह सकते हैं, तकनीक का भी विस्तार हुआ है। इससे इन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक बड़ी हैं और विश्व का मानचित्र छोटा हुआ है। यानी कि वर्ल्ड जो है एक तरीके से एक मैप के अंदर सिकुड़ कर रह गया है। कैसे? क्योंकि जब वैश्वीकरण नहीं था, वैश्वीकरण क्या होता है, जैसे कि एक देशों से दूसरे देश के बीच आयात निर्यात करना किसी सामान या वस्तु का। जैसे कि मान लीजिए हम चाइना की साइकिल हम इंडिया में भी खरीद सकते हैं। ठीक है, वो कैसे आती है, वो वैश्वीकरण के जरिए ही इंडिया में पहुँच पाती है। लेकिन जब वैश्वीकरण नहीं था, जब हमें चाइना की साइकिल चाइना में ही जाके लेनी पड़ती थी, तो ये था कि ये मानचित्र काफ़ी लंबा हुआ और वो साइकिल खुद हमारे इंडिया में आके बन रही है या फिर बेची जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया वैश्वीकरण। अब वो सस्ते दामों में हमें प्राप्त हो रही है, ये होता है वैश्वीकरण। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने जो है पूरे वर्ल्ड को एक छाते के नीचे खड़ा कर दिया, या फिर एक छत के नीचे खड़ा कर दिया, जिससे कि लोग मतलब काफ़ी क्लोज आ गए इस चीज़ को, कह सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखी है लेन, देखिए जैसे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विश्व के देशों को एकजुट किया जा सकता है। वैश्वीकरण के महान समर्थक जो है सीमाहीन विश्व की कल्पना करते हैं। सीमाहीन मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड की वो कल्पना करते हैं। साथ साथ ही उनकी मान्यता है कि बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियाँ, कंप्यूटर, सूचना क्रांति, वैश्विक पूंजी का बहाव इत्यादि, इन सब के कारण बड़े पैमाने पर विश्व राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से एकीकृत होता जा रहा है। यानी कि मतलब एकजुट होता जा रहा है। इन सब चीज़ों को जोड़ के वो एक तरह से एक जगह होता जा रहा है। ठीक है, यानी जुड़ रहा है। साथ साथ ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है नए वैश्विक युग, इसको हम नया वैश्विक युग भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लोबल एज की धारणा का प्रतिपादन किया है, इसको हम ये भी कह सकते हैं न्यू वैश्विक युग। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाई थी आज तक, वहाँ भी टेक्नोलॉजी पहुँचती जा रही है। रेलवे ट्रैक का विस्तार हुआ, कैसे हुआ, इस सब से वैश्वीकरण का तो फैलाव हुआ। वैश्वीकरण ही तो बड़ा इन चीज़ों से, जगह जगह पे मशीनें लग गई, उद्योग लग गए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई। ये सब किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण की वजह से। जो सामान भारत में नहीं बिकता था, बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कैसे? सब वैश्वीकरण के जरिए ये हो रहा है। ठीक है, यही है हमारा वैश्वीकरण।
साथ साथ ही इससे नए क्षेत्र भी विकसित हुए हैं। अब आता है, हमने उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा वैश्वीकरण क्या होता है। अब आता है श्रमिकों पर वैश्वीकरण का प्रभाव। श्रमिक कौन होता है? मजदूर वर्ग, जो मजदूर होता है। अब मान लीजिए जो हमने जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, उद्योग लगाए, उसके अंदर जो काम कर रहा होगा उस वर्ग की बात की जा रही है, जो काफ़ी हद तक गरीब भी रहता है। विभिन्न सामाजिक समूह एवं वर्गों पर वैश्वीकरण का प्रभाव रहा है। विशेषकर श्रमिक वर्ग को इस प्रक्रिया ने बहुत दयनीय स्थिति में ला दिया है। दयनीय मतलब ऐसी स्थिति जिसमें देखकर मतलब दया आए, यानी कि जाहिर सी बात है कि इन लोगों का कुछ खास हो नहीं पाया वैश्वीकरण के आने की वजह से। इन लोगों के मतलब कि पैसे की कमी ज़्यादा रहने लगी वैश्वीकरण के आने के बाद भी, ठीक है। विश्व के देशों का सबसे बड़े पैमाने पर आर्थिक एकीकरण के मजदूरों की सुरक्षा, उनके कल्याण ढांचे में बदलाव आया। जैसे कि पहले हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ कम स्तर पे सही लोग अपना व्यापार खुद करते थे या फिर थोड़े बहुत पैसे लगा के खुद चीज़ें कर सकते थे, पर लेकिन जब ये वैश्वीकरण आया तो इससे लोगों की ज़मीन छीन ली गई, उनको पैसा दे दिया गया या फिर वहाँ से हटा दिया गया, जंगल काट दिए गए, जिससे आदिवासी लोग जो थे वो हट गए वहाँ से। ये सब चीज़ें मतलब देखते ही देखते ख़त्म होती चली गई। इससे क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए और उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों के अधीन हो गए। जो गरीब लोग थे वो किसके अधीन हो गए? इन लोगों के अधीन, जो उद्योगपति थे या फिर पूंजीपति थे, ठीक है। श्रमिक कानून जो था उसका भी अब कोई महत्व नहीं रहा वैश्वीकरण के आने की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए ही श्रमिकों का कानून रह गया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने श्रमिकों को असहाय स्थिति में ला दिया। श्रमिक कानून का ढांचा इसलिए खड़ा किया गया था कि श्रमिकों के हितों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है ये मतलब कि हमारी श्रम संगठन है, श्रमिकों के लिए संगठन बनाया गया था एक पहले, जो कि श्रमिकों के लिए काम करता था, पर लेकिन इसने भी इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी बल दिया था। किंतु वैश्वीकरण की संरचना एवं प्रक्रिया ऐसी रही कि उनका श्रमिकों एवं श्रमिक युग पर बुरा प्रभाव पड़ा, यानी कि ये वर्ग भी कुछ खास पहले तो धूल ने काफ़ी उड़ाई, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दबता चले गया। कार्य एवं उत्पादन की ढीली ढीली बाजारों की प्रवृत्तियों ने वैश्विक स्तर पर जो है असमानताएं खड़ी कर दी, बेरोजगारी खड़ी कर दी, साथ साथ ही ऐसे ही बड़े पैमाने पर उसने इन चीज़ों की वृद्धि की। यानी कि इससे हम सीधा सीधा वही कह सकते हैं कि अमीर लोग और अमीर होते चले गए, गरीब लोग और गरीब होते चले गए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है। विद्वानों के बीच जो है इस बात को लेकर अभी तक एकजुट हैं वो लोग कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आरंभिक तौर पर जो है श्रमिक वर्ग को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची, यानी कि नुकसान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा किसको? सिर्फ और सिर्फ श्रमिक वर्ग को। भारत जैसे विकासशील देशों में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप मौजूदा उद्योग में रोजगार में कमी हुई। विकासशील समाजों में अर्थव्यवस्था ने व्यापक पूंजी निवेश, विशेषकर जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को आकर्षित करने के लिए श्रमिक कानून को महत्व को कम कर दिया गया है। अब वैश्वीकरण के आने की वजह से श्रम का कोई महत्व नहीं रह गया है, वह मनमानी शर्तों के अधीन हो गया, जैसे कि जो उद्योगपति और दूसरे लोगों ने किया, ठीक है। रोजगार सुरक्षा के महत्व को कम कर दिया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये एक अधिनियम था जिसके तहत इनको काफ़ी छूट मिलती थी, पर इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं जो सुनवाई के बाद भी श्रमिकों को कुछ लाभ नहीं दिलवा पाए और उनकी रोजगारहीनता बनी रही, यानी कि उनको रोजगार नहीं मिला, वो लोग बेरोजगार ही रह गए वैश्वीकरण के आने की वजह से। अब हम बात करने जा रहे हैं वैश्वीकरण के युग में किसान का क्या प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का, ठीक है। किसान के ऊपर क्या प्रभाव रहा इस चीज़ का। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां खेती या जमीन किसानों के लिए सिर्फ जीवन यापन का साधन ही नहीं बल्कि उनका स्वामित्व का भाव भी उत्पन्न कराता है, यानी कि एक तरह से वो ये चीज़ दिखाता है कि हम इस चीज़ के मालिक हैं, तो कुछ अपनी भी अलग फीलिंग्स आती है उनके अंदर, वो सब चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हमें वैश्वीकरण के दो प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रथम प्रभाव ये है कि इसके फलस्वरूप व्यावसायिक वस्तुओं नकदी फसल के पैदावार पर बल ज़्यादा दिया जाने लगा। नकदी फसल कौन सी होती हैं? जैसे कि गन्ना हो गया, कोको हो गया, कॉफ़ी हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें, यानी कि जिससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अब बेशक ये लोग हम कम खाते हो या कम पीते हो, इससे क्या हुआ कि नकदी फसल की ज़्यादा खेती की जाने लगी, बजाय जो सब्जी वगैरह थी उनकी फसलें अब कम होती चली गई, जिससे कि खाद्यान्न संकट एवं भुखमरी की समस्या पैदा खड़ी होती है। और साथ साथ ही दूसरी एक और चीज़ आती है कि खेती के लिए नई तकनीक एवं
वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से किसान के बीच विषमता पैदा हुई है। यानी कि अब जो नई तकनीक आई, नई नई मशीनें आई, खोदने के लिए अलग, आलू निकालने के लिए अलग, गाजर काटने के लिए, मतलब हर सब्जी के लिए अलग अलग मशीन आ गई। किसान के लिए बहुत सारी ऐसी तकनीकी मशीन आ गई। किसकी वजह से? ये वैश्वीकरण की वजह से, ठीक है। पर इससे एक फ़ायदा नुकसान दोनों ही होता है, क्योंकि सभी किसान जो है विकसित और उन्नत की जो ये मशीनें थी, वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, इन सबको नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी। गरीब किसान इसको नहीं खरीद सकता था, वो फावड़े और हल से ही काम किया करता था। साथ साथ ही इससे अलग जो दूसरा वर्ग आता है, धनी वर्ग। धनी किसान जो था, अमीर किसान या फिर जो पूंजीपति वर्ग था, जिन लोगों की ज़मीनें थी अपनी अपनी बड़ी बड़ी, जिन्होंने ज़मीन पट्टे पर दे रखी थी, किराए पर दे रखी थी, वो लोग जो है इसका डबल फ़ायदा ले गए, ठीक है। इससे भी हमें वही चीज़ देखने को मिलती है कि गरीब किसान इसमें दबता चले गया, और जो अमीर किसान था, उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, वो लोग आगे बढ़ते चले गए। साथ साथ ही गरीब किसान के बीच में भी खाई बढ़ जाती है इन सब चीज़ों को देखते हुए। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र के तनाव का नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर जो है किसानों के ऊपर पड़ता है। वैश्वीकरण की धारा की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आवश्यकता है, किंतु इससे एक नुकसान ये होगा कि इससे जो है किसानों के समक्ष भूमिहीन हो जाने का संकट उत्पन्न हो सकता है, यानी कि होता है, ठीक है। भूमिहीन मतलब जिससे कि भूमि छीन ली गई या बिना भूमि के, जिसका भूमि नहीं है, जैसे कि सिंगूर एवं नंदीग्राम में भी हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल में था, ठीक है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर जिले में टाटा को अपनी नैनो कार परियोजना इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि वहां के किसान उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे। क्यों खड़े हुए थे उसके विरुद्ध, यहाँ पे ये नहीं दर्शाया गया, ना ही हमारे यहाँ पे टॉपिक है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आदान प्रदान करने के प्रयास में कृषि भूमि के बदले में उन्हें जो है मामूली सी राशि दी जाने लगी। इस बात को लेकर जो है अधिकतर किसान उनका घोर विरोध करते हैं कि मतलब हमसे पैसे लेकर हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपनी कोई कंपनी खड़ी करनी है, या फिर उन लोगों को अपने ज़मीन इसलिए चाहिए ताकि वो खेती कर सकें, नकदी फसल उगा सके। इससे क्या हुआ कि गरीब लोग तो दबते ही चले गए, वो मजबूर हो गए मतलब ज़मीन बेच कर जाने के लिए, या फिर ज़बरदस्ती छोड़ने के लिए, अपनी इच्छा हो या ना हो फिर भी उन्हें छोड़नी पड़ गई ज़मीन। आज अधिकतर राज्यों ने जो है आर्थिक विकास की चाहत में बड़े बड़े उद्योगपति एवं पूंजीपतियों को अपने राज्य में आमंत्रित किया है। थोड़े से पैसे लेकर किसान अपनी भूमि छोड़कर दूसरी जगह सरल एवं जीविका के साधन ढूंढ रहे हैं। ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया का नकारात्मक प्रभाव है, जो कि हमारा इसके अंदर आता है किसानों के अंतर्गत, ठीक है। अब एक और आता है हमारा पॉइंट दूसरा, दलितों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा। दलित वर्ग में भारतीय समाज के वे लोग आते हैं जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, यानी कि जिन लोगों के पास जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं थी, जो पैसों में कमजोर थे, साथ साथ ही उनके पास शिक्षा भी बहुत कम थी, ना के बराबर उनके पास शिक्षा थी। ऐसे लोग जो है दलित श्रेणी में आते हैं। इनके ऊपर क्या वैश्वीकरण का प्रभाव रहा और जिनका शोषण होता रहा था, ठीक है, यानी कि शोषण हो रहा है। वैश्वीकरण का समर्थक जो है यह तर्क देते हैं कि धर्म, जाति, वर्ग न सिर्फ दलित एवं वंचित वर्ग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, बल्कि उनके बीच जो है एक प्रकार की सामाजिक एकजुटता भी, भावना भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि बीपीओ कंपनियों के आने से, अब बीपीओ कंपनी जो है ये कैसे आई, ये भी वैश्वीकरण के जरिए ही आई है, ठीक है। बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें जो है कॉल सेंटर वगैरह या फिर कोई कॉलिंग की जॉब, इस टाइप की जॉब इसके अंदर काफ़ी सारी आती हैं, ठीक है। ऐसे रोजगारों के अवसर बड़े हैं। इसमें जो है सभी धर्म के लोग, सभी लिंग के लोग जाति से ऊपर उठकर कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि हम ये भी कह सकते हैं कि दलितों के लिए ये इनका नकारात्मक प्रभाव रहा होगा या फिर रहा है, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि शैक्षणिक दृष्टि से जो है दलितों को रोजगार मिल रहे हैं। इस कैसे, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे थे दलित वर्ग के अंदर, सिर्फ उनको ही रोजगार दिया गया, जिससे कि सिर्फ उनमें भी एक पहलू और बढ़ता चले गया। उसके अंदर भी बिना पढ़े लिखे और पढ़े लिखे दो वर्ग बढ़ चुके, किंतु वहाँ भी उन्हें जो है भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि भारतीय समाज में आज भी जाति व्यवस्था सर चढ़कर बोलती है। इस प्रकार वैश्वीकरण की संरचना एवं प्रक्रिया ऐसी है कि दलितों की स्थिति के सुधार की बात ही नहीं उठती। दलितों में बहुत संख्या में जो है भूमिहीन मजदूरों की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके पास यानी कि ज़मीन नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या जो है दलितों में काफ़ी देखने को मिलती है आज भी, जो कि गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। संक्षेप में कहें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से दलित की भलाई नहीं बल्कि उनका नुकसान अधिक हो रहा है, क्योंकि वह इस बाजार व्यवस्था में खुद को फिट नहीं कर पाते। उनकी स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है, यानी कि वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आया।
अब आता है वैश्वीकरण एवं आदिवासी। आदिवासी वर्ग के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा। भारत में जनजातीय आबादी को आदिवासी वर्ग कहा जाता है। ये वो लोग हैं, ये एक ऐसा वर्ग है भारतीय समाज का जो कि सरकार के साथ या फिर शहरों के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता है। ये लोग जो है मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जंगलों में या फिर जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। आदिवासी मुख्यतः जो है पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। ये समाज का एक ऐसा दीनहीन एवं अविकसित वर्ग है जो कि विकसित नहीं है, जो राष्ट्रीय की मुख्य धारा के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता। आदिवासियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव जो है भूमि से अलगाव के रूप में हुआ, ठीक है। यानी कि क्योंकि अब आदिवासियों का तो इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है, मशीन से, टेक्नोलॉजी से। इनका क्या प्रभाव पड़ा इस चीज़ के ऊपर? इनका ये पड़ा कि भूमि से इनको अलग कर दिया गया, यानी कि जंगलों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया, सरकार ने जंगल काटने शुरू करे और इनको वहाँ से भगाया गया, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आती है, यानी कि उन लोगों के घर बार छीन लिए गए, क्योंकि ना तो कुछ मुआवजा मिलता है ना कुछ चीज़ होती है। ये लोग अपना घर छोड़ कर जाने के लिए विवश होना पड़ा। ये लोग मतलब इधर से इधर होकर भटकते रहे। साथ साथ ही जंगलों पर भी जनजातीय लोगों का एक प्रकार से पहले नियंत्रण था। यह उनकी संपत्ति भी थी, क्योंकि घर बार जो भी कुछ था इनका जंगल ही था। जंगल से ही खाना पीना रहना जो भी था सब कुछ इनका जंगल में ही था। अगर जंगल ही छीन लिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति रही होगी। जैसे जैसे सरकार ने जंगलों एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना शुरू किया, सरकार और आदिवासियों के बीच तनाव बढ़ते चले गए। आदिवासी लोगों को लगा कि सरकार हमें ख़त्म करना चाहती है। सरकार कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि मतलब कि हमारे साथ जुड़िए और हम आपको फैसिलिटी देंगे, पर ये जो वर्ग था ये सरकार के साथ बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहता था। साथ साथ सरकार भी ये बात भूल गई कि जंगल आदिवासियों की सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं विधि विधान के लिए कितना महत्व रखता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है औद्योगिक एवं विकासात्मक योजना के लिए आज जंगल नष्ट किया जा रहा है। इससे आदिवासी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही साथ इससे प्राकृतिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जंगलें बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। इतना ही है इसके अंदर। और फिर आता है लास्ट में आपका वैश्वीकरण के युग में महिलाएं। इसके बाद सिर्फ ख़त्म है, इतना थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। महिला के ऊपर क्या प्रभाव रहा इस चीज़ का, अगर हम साफ तौर पर कहें तो इसमें देखिए वैश्वीकरण के ढांचे से, वैश्वीकरण के आ जाने से जो है उस वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो अधिक योग्य था, अधिक शिक्षित था। यही वर्ग उसमें जो है सक्षम रहा। साथ साथ ही इससे जो है समाज के वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, ये सब जो है हाशिए पर रहे। इन वाले लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वैश्वीकरण के आ जाने से नुकसान हुआ है। महिलाएं भारतीय समाज में सदियों से जो है शोषित, दामित एवं हमेशा हाशिए पर रही है, यानी कि महिला का भी हमेशा से ही शोषण होता रहा है। वैश्वीकरण के आ जाने से बड़े पैमाने पर रोजगार के माध्यम से महिला को राष्ट्रीय की सामाजिक आर्थिक प्रगति में भागीदारी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी उनकी भागीदार बनने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी भागीदारी भी हमें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। जैसे कि कहीं भी कार्य क्षेत्र में ले लीजिए, बीपीओ में, कहीं पे भी ले लीजिए, कोई सी जॉब में, वहाँ पे आज महिला और पुरुष दोनों ही साथ साथ कार्य कर रहे हैं। अब कार्य के क्षेत्र में जो है पुरुष या महिला में कोई अंतर नहीं किया जाता, बल्कि उनकी सुरक्षा की भी गारंटी दी जाती है। इससे महिलाएं जो है भयमुक्त भी हुई हैं, यानी कि उनके अंदर से एक तरह डर भी निकला है, वो समाज के अंदर भी घूम सकती हैं। आज की महिलाएं जो हैं ज़्यादा स्वतंत्र एवं खुद पे जो है ज़्यादा आत्मनिर्भर महसूस करती है, खुद को जो है ज़्यादा आत्मनिर्भर महसूस करती है। साथ साथ ही पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन वैश्वीकरण के इतने प्रयत्नों के बावजूद भी जो है इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। क्या महिला में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलता है? जैसे कि महिला जो है वैश्वीकरण के आ जाने से जो है महिलाएं प्रदर्शनकारी चीज़ बनती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने हित के लिए इनका यूज़ करती है। साथ साथ ही अपनी सेवाओं एवं वस्तुओं को बेचने के लिए महिलाओं की योग्यता, उनकी क्षमता, साथ साथ ही उनके व्यक्तित्व का भरपूर प्रयोग करती है। उन्हें बाजारू वस्तु का सामान बेचने का एक साधन माना जाता है। यह इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। और इसके साथ ही आपकी वीडियो भी समाप्त होती है। 19 वीडियो की आपकी वीडियो बन चुकी है और यहाँ तक आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और साथ साथ ही सेकंड वीडियो जो आपको लास्ट स्क्रीन में अब तक आ गई होगी। और बाकी इसके नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे जल्दी ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पूरा नोट्स, ठीक है। PDF फ्री है, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वेबसाइट का लिंक हमने, वेबसाइट का नाम हर पेज में मेंशन किया हुआ है, ठीक है।
तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।